एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में नीना और रितेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों ही एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। उन्हीं के कॉलेज के पास एक लाइब्रेरी थी। अफवाह थी कि उस लाइब्रेरी में रात को बड़ी अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। यही पता करने एक दिन नीना और रितेश दोनों उस लाइब्रेरी में रात के समय पहुंचते हैं। रितेश, देखो ये दुकान कितनी पुरानी और अजीब लग रही है। अरे नीना, ये सब कहानियां हैं। दुकान के अंदर तो कोई खास बात नहीं हो सकती। चलो देखते हैं क्या है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, यहाँ तो बहुत सारी पुरानी किताबें हैं। कहीं कहीं पर धूल जमी हुई है। तुमने कभी देखा है किसी किताब को खुद से गिरते हुए? नहीं ना। फिर यहाँ कितनी पुरानी किताबें हैं। मैं इन किताबों की कहानियां जानना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। कभी कभी पुरानी किताबों के साथ अजीब चीजें जुड़ी होती है। तुम्हें पता है, यहाँ कोई न कोई राज छुपा हुआ लगता है। हाँ, ये सच में अजीब है। मुझे लगता है हमें यहाँ कुछ और जांचना चाहिए। वे दुकान के गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें एक पुराना और बेहद धूल भरा कोना मिलता है। इस कोने में एक पुरानी किताब रखी हुई है। देखो, ये किताब कितनी पुरानी और रहस्यमयी लग रही है। हाँ, शायद ये हमें कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वे किताब को छूते हैं, दुकान के अंदर की आवाजें और भी बढ़ जाती हैं और अचानक एक ठंडी हवा चलने लगती है। ये हवा अचानक कहाँ से आ रही है? ये किसी खास वजह से हो रहा है। हमें सावधान रहना होगा। वे किताब को धीरे से खोलते हैं और एक भूतिया आवाज सुनाई देती है। नीना और रितेश किताब को खोलते ही अजीब सी आवाजें सुनने लगते हैं। दुकान का माहौल अचानक बदल जाता है। रितेश, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। ये किताबें और अलमारियां खुद ही हिल रही हैं। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। उन्हें अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। दुकान का माहौल और भी भयानक हो जाता है। हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, लेकिन क्या हमें वजह नहीं जाननी चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन तुम डरो मत, मैं सब देख लूंगा। इसके बाद वे दुकान के गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। धुंध के बीच से एक भूतिया आकृति प्रकट होती है। नीना और रितेश डर से पीछे हट जाते हैं। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। कौन हो तुम? बहुत समय पहले मैं इस दुकान में काम किया करता था। एक बार मुझे एक किताब मिली। उस किताब में बहुत से मंत्र थे। मैंने जिज्ञासा में आकर उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। तभी वहां एक तांत्रिक बहुत पुराने श्राप से आजाद हो गया। लेकिन इसके बाद उस तांत्रिक ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। यह दुकान एक पुराने काले जादू के प्रभाव में है, जो रात को इसे जिंदा कर देता है। हमारी मदद करो, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं कैद रह जाऊंगा। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। तुम्हें एक पुरानी जादू की किताब खोजनी होगी, जो इस बुरे प्रभाव को खत्म कर सके। यह किताब दुकान के अंदर ही कहीं छिपी हुई है। लेकिन सावधान रहना, ये दुकान जादुई बाधाओं से भरी है। ये काम आसान नहीं होगा। तुम्हें हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। हम आपकी मदद करेंगे। हमें बताइए कि वो किताब कहाँ है? जादुई किताब को खोजने के लिए तुम दोनों को दुकान के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। वहां तुम्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ध्यान रखना और एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। नीना और रितेश दुकान के गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। वातावरण और चुनौतीपूर्ण और भयानक हो। हमें जल्दी करनी होगी। देखो, वो रहा एक पुराना हिस्सा। हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है। वे रास्ते में जादुई बाधाओं और जाल का सामना करते हैं। हम सही रास्ते पर हैं, बस ध्यान से चलो। हमें इस जाल से बचना होगा। वे आगे बढ़ते हैं और रास्ते में पुरानी किताबों और जादुई जाल का सामना करते हैं। ये जगह तो जैसे जादुई भूल भुलैया है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। वो किताब यहीं कहीं है। वे आखिरकार एक छिपे हुए कमरे तक पहुंचते हैं, जो एक बदलती अलमारी के पीछे है। कमरे में एक पुरानी धूल भरी मेज है, जिस पर एक चमचमाती किताब रखी है। शायद ये वही जगह है। हाँ, वो देखो वहाँ, वो रही वो पुरानी किताब। जैसे वे किताब की ओर बढ़ते हैं, ये जगह तो जैसे जादुई भूल भुलैया है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। वे एक अन्य छिपे हुए कमरे में पहुंचते हैं, जहाँ एक पुराना तालाब है। तालाब के पानी में चमकती रोशनी दिखाई देती है। रितेश, शायद ये वही जगह है। देखो, पानी में कुछ चमक रहा है। हाँ, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा। हो सकता है ये एक और जादुई जाल हो। वे तालाब के पास जाते हैं और जैसे ही वे पानी को छूते हैं और एक जादुई प्राणी प्रकट होता है। रितेश,
ये क्या है? ये हमें किताब तक नहीं जाने देगा। हमें इसका सामना करना होगा। हमें एक तरीका ढूंढना होगा इसे शांत करने का। अब तुम सब मरोगे। कौन हो तुम? मैं जादुई किताब का पहरेदार हूँ। हमारा उस किताब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गए हो। अब तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता। तभी वो प्राणी नीना को पकड़ लेता है और जैसे ही खाने की कोशिश करता है, रितेश एक मंत्र पढ़ता है और वो प्राणी धीरे धीरे जलने लगता है। तभी नीना भी बच जाती है और वो तालाब में डूबी हुई किताब को उठाते हैं। ये वही किताब है। अब हमें जल्दी से आत्मा के पास लौटना होगा। हाँ, हमें जल्दी करनी चाहिए। जैसे ही नीना और रितेश ने किताब को छुआ, पूरी दुकान हिलने लगी। उनकी सांसें थम सी गई और चारों ओर के वातावरण में एक सिहरन फैल गई। तुम्हें जल्दी करनी होगी। किताब को पढ़ो और जादू को खत्म करो। जैसे ही नीना किताब पढ़ने लगती है, कमरे की दीवारों पर लिखे हुए जादुई निशान चमकने लगते हैं और एक भयानक आवाज गूंजने लगती है। एक डरावना चेहरा छाया से उभरता है, जिससे रितेश डर कर पीछे हट जाता है। नीना अपने आप को संभालते हुए पढ़ती रहती है। आंख बंद करके मन में कुछ बोलने लगती है। दीवारों पर निशान तेजी से चमकने लगते हैं और छाया डरावने चेहरे के साथ एक रूप लेने लगती है। डरावना चेहरा अचानक उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। नीना और रितेश एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े रहते हैं, अपने साहस को बढ़ाते हुए। नीना, ध्यान से। कमरे की दीवारें कंपन करने लगती हैं और डरावना चेहरा एक तेज रोशनी में विस्फोटित हो जाता है। रोशनी की किरणें चारों ओर फैल जाती हैं और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। दुकान सामान्य हो जाती है और आत्मा मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। तुम्हारा धन्यवाद। अब ये दुकान सुरक्षित है। हमने कर दिखाया रितेश। हमने आत्मा को मुक्त कर दिया। हाँ, अब ये दुकान एक नॉर्मल हो गई है। अब इस दुकान से किसी को खतरा नहीं। जैसे वे दुकान से बाहर निकलने की ओर बढ़ते हैं, आत्मा पूरी तरह से गायब हो जाती है और एक अंतिम रोशनी की किरण उनके रास्ते को रोशन करती है। नीना और रितेश बाहर की दुनिया में लौट आते हैं। जैसे ही वो दोनों दुकान से बाहर आते हैं, सुबह हो गई है। जादू खत्म हो चुका था और दुकान अब सुरक्षित थी। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, अचानक उनके हाथ में एक चमकती हुई चीज प्रकट होती है। रितेश, ये देखो। हमने उस आत्मा को बचाया। शायद इसीलिए उस आत्मा ने हमें ये तोहफा दिया है। वे खजाने को देखते हैं और मुस्कुराते हुए दुकान से बाहर निकल जाते हैं। दुकान का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाता है और एक अंतिम रोशनी की किरण उसमें से निकलती है। एक बार की बात है। एक गांव शोलापुर में राज नाम का एक गरीब लड़का रहता था। राज इतना गरीब था कि उसे 2 वक्त के खाने की रोटी भी नहीं मिल पाती थी, इसलिए वो अक्सर परेशान रहता था। एक दिन राज अकेले गांव के बाहर नदी के किनारे टहल रहा होता है। क्या भगवान, मुझे पैदा ही क्यों किया? अगर पैदा करना था तो गरीब क्यों बनाया? ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। ऐसा कहकर राज आत्महत्या करने के इरादे से नदी में कूदने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल उसे देख लेती है। अरे ये क्या? ये आदमी तो लग रहा है आत्महत्या करने जा रहा है। इससे पहले ये कुछ करे, मुझे इसे रोकना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल राज के पास जाती है और जैसे ही राज नदी में कूदने लगता है, चुड़ैल राज का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, ए लड़के, ये क्या करने जा रहा है? नदी में क्यों कूद रहा है? वैसे तो चुड़ैल को देखकर बड़े बड़े लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन राज चुड़ैल को देखकर डरता नहीं बल्कि उससे कहता है, तुम्हें इससे मतलब चुड़ैल, मैं कुछ भी करूं, वैसे भी तुम चुड़ैल हो, भगवान नहीं। मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। राज को यूं गुस्से में देख चुड़ैल हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है। अरे वाह, ये लड़का तो बहुत बहादुर है। मुझे देखकर डरा तक नहीं तो मुझे देखकर अच्छे अच्छे लोग बेहोश हो जाते हैं। मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। चुड़ैल को यूं मुस्कुराता देख राज को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, चुड़ैल, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बिना बात के हंस रही हो। राज की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में अपने जादू से सब पता कर लिया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा। अगर मंजूर है तो बोलो। चुड़ैल की बात सुनकर राज कुछ सोच में पड़ जाता है, लेकिन कोई और रास्ता न देख वो मन ही मन चुड़ैल का साथ देने का इरादा बना लेता है। राज की बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और अपने पास से एक सोने की चक्की निकालकर बोलती है, तेरी ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी।
तू बहुत ही समझदार है। बस ये चक्की तुझे रोज रात को गांव आने जाने वाले रास्ते पर रखनी है, बाकी का काम मैं खुद समझ लूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर राज हैरान हो जाता है और हंसते हुए कहता है, बस क्या इतनी सी बात है, ये तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। मुझे तो तुम बहुत ही भोली लगती हो चुड़ैल जी, लेकिन मुझे क्या, आप जैसा बोलो मैं वैसा करूंगा। बदले में मुझे पैसे देते रहना बस। इस तरह राज चुड़ैल की बात मान जाता है और बदले में चुड़ैल राज को उस दिन सोने का एक सिक्का देती है। सिक्का देखकर राज खुश हो जाता है और खुशी खुशी गांव के बाहर उस सोने की चक्की को रखकर चला जाता है। लेकिन राज को नहीं पता था कि उस चक्की की वजह से गांव में क्या नई मुसीबत आने वाली है और गांव वाले कैसे परेशान होने वाले हैं। उसी रात रामदीन नाम का एक गरीब गांव वाला वहां से गुजरता है और सोने की चक्की देखकर रुक जाता है। अरे ये क्या, सोने की चक्की, वो भी गांव आने जाने के रास्ते में। लगता है कोई इसे यहाँ गिरा गया है। पहले तो रामदीन उस सोने की चक्की को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे अपनी गरीबी का ख्याल आता है। अरे मुझे क्या करना है, किसी की भी चक्की हो, मुझे तो यहाँ पड़ी मिली है ना। ऐसा करता हूँ, इसे ले चलता हूँ, कल सुनार को भेजकर पैसे ले लूंगा। ऐसा कहकर रामदीन उस सोने की चक्की को उठा लेता है, लेकिन जैसे ही रामदीन उस चक्की को उठाता है, उसमें से एक जिन्न निकलता है और हंसते हुए रामदीन से कहता है, रामदीन, तू फंस गया रे हमारे जाल में, अब तेरी मौत पक्की है। तुझे लालच नहीं करना चाहिए था, अब मैं तुझे अपनी मालकिन के पास लेकर जाऊंगा। ऐसा कहकर जिन्न रामदीन को पकड़ लेता है और चुड़ैल के पास ले जाता है। चुड़ैल अपने जिन्न को देखकर हंसने लगती है और बोलती है, वाह मेरी जादुई जिन्न, तू अपनी मालकिन के लिए शिकार लेकर आया है। मजा आ गया। मैं कई दिन से भूखी थी, लेकिन लगता है तेरे रहते मुझे खाने की कोई कमी नहीं होगी। जिन्न और चुड़ैल की बातें सुनकर वहां पर खड़ा हुआ रामदीन बोलता है, चुड़ैल जी, जिन जी, आप दोनों तो भले मानुस लगते हैं। मुझे जाने दो, मैं लालच में आ गया था, मुझे छोड़ दो। मैं आगे से रोड पर पड़ी कोई चीज नहीं उठाऊंगा। अरे वो तो छोड़ो, मैं अपने घर के भीतर पड़ी कोई चीज नहीं उठाऊंगा। रामदीन की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, चुप कर लालची इंसान, तेरे लालच ने तेरी जान ली है। ना तू वो सोने की चक्की उठाता, न तेरी जान जाती। ऐसा कहकर चुड़ैल रामदीन को मारकर खा जाती है। अगले दिन गांव वालों को रामदीन की लाश मिलती है। लाश को देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं। सनी नाम का गांव वाला बोलता है, अरे भाइयों, ये तो अपने रामदीन की लाश है, लेकिन किसने इसको इतनी बेदर्दी से मारा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ हमारे गांव में। सही कह रहे हो सनी भैया, न जाने कौन है जिसने रामदीन भाई को इतनी बुरी तरह मारा है, लेकिन अभी तो हमें रामदीन की लाश का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए ताकि इसकी आत्मा भटकती ना रहे। ऐसा कहकर गांव वाले रामदीन की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसी रात रवि नाम का एक गांव वाला, जो कि एक शराबी होता है, जंगल वाले रास्ते से गांव की ओर जा रहा होता है। उसे वहां सोने की चक्की दिखती है। अरे वाह, सोने की चक्की, ये कम से कम 10 किलो की तो जरूर होगी। मजा आ गया, ये तो अब खुलकर शराब पीऊंगा। अपने घर पर एक शराब की टंकी लगवा दूंगा और नल से भर भर कर शराब पीऊंगा, मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर रवि चक्की उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां जिन्न आ जाता है। रवि को देखकर जिन्न हंसने लगता है और बोलता है, तू मेरे कब्जे में है इंसान, अब तू कहीं नहीं जा पाएगा। मैं तुझे अपनी मालकिन के पास ले जाऊंगा। अरे जिन, मैं कोई सामान हूं क्या जो मुझे लेकर जाएगा? चल वापस से इस चक्की के अंदर चला जा, सारा मूड खराब करके रख दिया है। कितने बढ़िया नशे में चल रहा था मैं। इंसान, ये तू नहीं, तेरी शराब बोल रही है। लेकिन अभी जब तू मेरी मालकिन के पास जाएगा तो उन्हें देखकर तेरा सारा नशा उतर जाएगा। रवि की बात पर जिन्न को गुस्सा आ जाता है और वो रवि के सर पर जोर से हाथ मारता है। हाथ लगते ही रवि बेहोश हो जाता है। जिन्न रवि को उठाकर चुड़ैल के पास ले जाता है। रवि को देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है। वाह मेरे जिन्न, तू कमाल का है। आज फिर से मेरे लिए शिकार लेकर आया है। वाह, मजा आ गया इतना मोटा ताजा माल देखकर। चुड़ैल की बात सुनकर जिन्न चुड़ैल से बोलता है, अरे चुड़ैल जी, आपको मजा आ गया, लेकिन मेरा दिल जानता है मैं कैसे लाया हूँ इसे यहाँ। इस आटे की बोरी को बहुत ही मुश्किल से आया है।
एक नंबर का शराबी है। उसी समय रवि को भी होश आ जाता है और वो चुड़ैल से कहता है, वो औरत, कम एंड जाओ शराब लेकर आओ। जाओ, सारा नशा उतर गया मेरा। हिंदी ढंग से आती नहीं और इंग्लिश बोलेगा, है शराबी कहीं का। आज इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैल है, मार डालेगी मुझे। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो मुझे अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। तूने गलत नहीं मूर्ख, बहुत गलत बोला है और तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। जिन्न की बात पूरी होते ही चुड़ैल रवि को मार डालती है और उसे खा लेती है। अगली सुबह उसकी लाश फिर से गांव वालों को मिलती है। लाश देखकर सनी बोलता है, गांव वालों, रवि भैया की हालत देखकर हमें तो यकीन हो गया कि ये सब किसी न किसी चुड़ैल का काम है। वही लोगों को इस तरह से मारती है। लेकिन भैया, अगर वो सचमुच चुड़ैल है तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? वो तो बहुत ही शक्तिशाली होती है। वो कोई भी चुड़ैल या शैतान हो, हम अपने प्यारे गांव को बचाने के लिए उससे जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे। उसके बाद गांव वाले रवि का अंतिम संस्कार कर देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में सोनू और सनी जंगल के रास्ते गांव में आ रहे होते हैं। तभी उन दोनों को वही सोने की चक्की दिखती है। चक्की देखकर सोनू को लालच आ जाता है। वो देखो, सोने की चक्की। अगर ये हम दोनों को मिल गई तो हम दोनों इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। ऐसा कहकर सोनू चक्की को उठा लेता है, लेकिन चक्की को उठाते ही वहां जिन्न आ जाता है और हंसने लगता है। जिन्न को देखकर सोनू घबरा जाता है और बोलता है, तुम सही कह रहे थे सनी, ये सचमुच कोई चाल है। ये तो जिन है, इसका मतलब कोई चुड़ैल भी होगी। तुम सही कह रहे हो सोनू, चुड़ैल भी यहाँ है और वो ही मेरी प्यारी मालकिन है। उसी समय चुड़ैल भी वहां आ जाती है और उन दोनों की ओर देखते हुए बोलती है, आज तो दो शिकार है। एक को आज खाऊंगी और एक को कल। अब 2 दिन की पार्टी पक्की है मेरी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है चुड़ैल, आज का दिन तेरा आखिरी दिन होगा। ऐसा कहकर सनी अपने गले में पड़ा हनुमान जी का लॉकेट बाहर निकालता है और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। जैसे हनुमान चालीसा खत्म होती है, चुड़ैल और जिन्न दोनों दर्द से तड़पने लगते हैं। तभी हनुमान जी के लॉकेट से तेज रोशनी निकलती है जो दोनों चुड़ैल और जिन्न को जला देती है। राज ये सब छुप कर देख रहा होता है। बाप रे बाप, तो चुड़ैल मुझसे ये सब इन लोगों को मरवाने के लिए कर रही थी। हे भगवान, मुझे माफ करना, बच गया मैं तो। उत्तराखंड की ठंडी वादियों में बसे एक छोटे से गांव ताराकुंड में एक बड़ा हवेली नुमा बंगला सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि ये पुरानी हवेली सालों से ऐसे ही बंद है, लेकिन सच ये था कि वहां रहने वाले लोग बहुत पहले ही दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। दिल्ली में बैठे रामप्रसाद ऐसे ही एक दिन बात कर रहे होते हैं। एक दिन भीमा वहां से जा रहा होता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? जैसे कोई बर्तन धो रहा हो। भीमा आवाज के पीछे जाता है तो देखता है एक चुड़ैल वहां बर्तन धो रही है। चुड़ैल उसकी तरफ देखती है और एकदम से उसके पास पहुंच जाती है। तुझे भी बर्तन धोना है क्या? चुड़ैल भीमा को डिशवॉशर में डाल देती है और मशीन चला देती है और फिर बहुत हंसती है। लेकिन इन सब बातों से अनजान दिल्ली में एक परिवार, अर्जुन और माया नव विवाहित जोड़ा थे। शहर की भागदौड़ से दूर कुछ समय बिताना चाहते थे। रामप्रसाद की बात सुनकर उन्हें वहां जाने का आइडिया आया। जब उन्होंने वो बंगला ऑनलाइन देखा तो वो दंग रह गए। वो बहुत ही शानदार खूबसूरत बंगला लग रहा था। पापा, क्या हम यहाँ घूमने जा सकते हैं? माया का भी मन है और यहाँ की गर्मी आप देख ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल जाओ, मैं किसी से बोलकर वहाँ के घर की सफाई करवा देता हूँ। बहुत साल पहले रामप्रसाद के परिवार ने एक नौकर रखा था, हरिनाथ। वही वहां की सफाई किया करता था। अर्जुन और माया जब गांव पहुंचे तो उन्हें बंगले के बाहर एक बूढ़ा आदमी मिला, हरिनाथ। वही बंगले की देखभाल करने वाला था। उसने हैरानी से पूछा, आप लोग इस बंगले में रहना चाहते हैं? अर्जुन, हाँ, क्यों? ये हमारा ही बंगला है। हरिनाथ चुप हो गया और फिर बोला, बस एक बात याद रखिए साहब, इस घर में एक मशीन है, डिश वॉशर।
रात को उसे छूना मत। अर्जुन हंस पड़ा और हंसते हुए हरिनाथ से बोला, अरे बाबा, मशीनें कब से डराने लगी, क्या आप भी? वैसे भी हम बस कुछ दिनों के लिए आए हैं, आप चाबी दे दो। हरिनाथ ने गहरी सांस ली और उसे चाबी थमा दी। वाह अर्जुन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम इतने अमीर हो। देखो ना, ये घर कितना बड़ा और कितना सुंदर है। अर्जुन भी ऐसा घर पहली बार देख रहा था और घर अंदर से और भी भव्य था। और किचन में रखा वो अजीब सा डिशवॉशर। ये क्या है? ये तो एक डिशवॉशर है ना? अरे यहाँ कहाँ से डिशवॉशर, कुछ और होगा। माया ने ध्यान से देखा तो वो सच में डिशवॉशर ही था। अर्जुन, ये मशीन देखो ना, कितनी अजीब है। मुझे तो ये डिशवॉशर ही लग रहा है। हमने जो बर्तन खाने में इस्तेमाल किए हैं वो अगर इसमें धोएं तो कहीं कुछ। ओफो माया, हम बस बर्तन धोने आए हैं, किसी आत्मा से मिलने नहीं। अर्जुन ने हंसते हुए डिशवॉशर खोलकर कुछ बर्तन उसमें डाल दिए और बटन दबा दिया। और फिर कुछ आवाजों के बाद अचानक मशीन रुक गई। लो, पुरानी मशीन है, बंद हो गई, अब हाथ से धोने पड़ेंगे बर्तन। लेकिन तभी अचानक मशीन से पानी गिरने की आवाज आई। तब माया ने झांका तो देखा कि बर्तन तो चमक रहे थे पर पानी लाल था। हाँ, ये पानी इतना लाल क्यों है? तुम्हें बर्तन से मतलब होना चाहिए माया, वो साफ है। इतनी पुरानी मशीन जंग की वजह से लाल हो गया होगा पानी। दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन रात के 2 बजे आवाज आती है, खटखट की। माया की आंख खुल जाती है। वो आवाज रसोई घर से आ रही थी। वो धीरे से उठकर वहां पहुंचती है, लेकिन लाइट अपने आप ही बंद हो जाती है, पर डिशवॉशर चल रहा होता है। हाँ, ये मशीन भी ना जान ही लेगी मेरी। माया उसको बंद करने जाती है। फिर वो अपने कमरे की तरफ जा रही होती है कि तभी मशीन फिर से चलने लगती है, बिना किसी के छुए। और मशीन के सामने एक धुंधला साया झुका हुआ रोते हुए बर्तन धोने लगता है। माया की चीख निकलते निकलते रुकी। फिर वो साया उसकी तरफ घूमा और बोला, चुप, एकदम चुप। मैं धो रही हूँ बर्तन। एक जली हुई चुड़ैल गूंजती आवाज में हंसते हुए एकदम से वहां से गायब हो गई। लेकिन ये देखकर माया बेहोश हो गई। अगली सुबह जब अर्जुन ने ये सब देखा तो माया को होश में लाने के बाद सीधे हरिनाथ से सवाल करने गया। सच बताओ बाबा, ये सब क्या है? क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम कर रहे हो ये सब? नहीं साहब, बहुत साल पहले इस घर में एक महिला रहती थी, शालिनी। उसका पति सख्त स्वभाव का था। वो हर छोटी छोटी बात पर उसे मारता पीटता था। एक रात जब शालिनी बर्तन धो रही थी, पति ने उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। वो चीखती रही, मैं बर्तन धो रही हूँ, मुझे मत जलाओ। पर वो नहीं रुका। तब से शालिनी की आत्मा यही है। अब वो हर किसी से बदला लेती है, तो भी उसको बर्तन धोते समय टोकता है। इसीलिए जब ये बर्तन धोती है तो मैं कभी इसके पास नहीं जाता। इसीलिए मैं आज तक जिंदा हूँ। लेकिन एक दिन सफाई करते हुए मिलता है जालिनी की डायरी। आज उसने मुझे फिर पीटा। मेरी उंगलियां बर्तन धोते धोते सूज गई हैं। मैं मर भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? शायद मर कर ही चैन मिले, या शायद तब भी मैं बस ये बर्तन ही घिसती न रह जाऊं। माया कांप उठी। अब माया बदलने लगी थी। वो हर रात उठकर बर्तन धोने लगती, बिना होश में आए। लेकिन एक रात अर्जुन की आंख जल्दी खुल गई और उसने माया को टोका। माया, ये क्या कर रही हो? मैं बर्तन धो रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? उसकी आवाज में वही जालिनी का लहजा था, आंखें बिल्कुल लाल। अर्जुन चिल्लाया। अर्जुन ने झट से उसे हिलाया तो माया को झटका लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गई। वो रामप्रसाद के पास गया और सब बताया। तब रामप्रसाद अर्जुन के साथ जाकर एक तांत्रिक को बुलाकर लाया। बाबा ने घर का मुआयना किया और कहा, ये आत्मा बस बंधी है उस मशीन से। उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई उसका बदला पूरा करे, या जब वो किसी नई आत्मा को पकड़ ले। ये है आपका तरीका मेरी बीवी को बचाने का? इतना तो मुझे भी पता चल गया है। तुमने क्या अलग बताया? बाबा,
आप हमें बता सकते हैं क्या कि कैसे हम अब माया को उसके चंगुल से बचाएं? माया को बचाने का तरीका क्या है? तुम्हें उस चुड़ैल से बात करनी होगी और उसे रोकना होगा, पर याद रखना ये खेल जानलेवा होगा। अभी माया उसके कब्जे में तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अभी हम उसे बचा सकते हैं, लेकिन शालिनी कोशिश करेगी माया को पूरी तरह अपनी ओर खींचने की। अर्जुन ने अगली रात माया को रसोई में जाते देखा और उसका पीछा किया। डिशवॉशर से एक साया निकला जो जालिनी ही थी। तू क्यों आया है? अब तुझे तेरी पत्नी कभी वापस नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारा बदला पूरा करूंगा, तुम बस माया को छोड़ दो। बदला? हैं? अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा पति कल ही मर गया। अब मैं हमेशा के लिए यहीं बंद हूँ। जालिनी ने माया की आत्मा को धीरे धीरे मशीन में खींचना शुरू कर दिया। तुम्हारी पीड़ा मैंने पढ़ी है। मैं तुम्हारे पति की आत्मा को तलाशूंगा, उसे तिल तिल कर जलाऊंगा। बस माया को छोड़ दो। चुड़ैल उसकी बात मान जाती है। मैं तुम्हें बस आज का समय देती हूँ। अर्जुन ने गांव के पुराने शमशान में जाकर उस स्थान को खोजा जहाँ जालिनी के पति का अंतिम संस्कार हुआ था। वहाँ अब भी राख और कुछ हड्डियां पड़ी थीं। बाबा त्रिलोकनाथ ने वहाँ विशेष हवन किया और उस आत्मा को बुलाया। आजा, आजा आत्मा, आजा प्रकट हो। माया, रामप्रसाद और अर्जुन भी ये सब देख रहे थे। फिर जालिनी की आत्मा वहाँ प्रकट हुई। उसको मुक्ति मिल गई है। वो नहीं आया। अब मैं तुम सबको मार डालूंगी। तभी अचानक उसके पति की आत्मा भी चीखते हुए सामने आई। अब उसको मुक्ति नहीं मिल सकती थी। वो हमेशा इसी दुनिया में दर्द के साथ रहेगा। लेकिन जालिनी की आत्मा मुक्त हो गई थी। माया की हालत सुधर गई। अब वो नहीं लौटेगी, उसकी आत्मा मुक्त हो गई है। वो दोनों वहाँ कुछ दिन घूमकर अपने शहर दिल्ली लौट आए। आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारी कार्टून वीडियो में आ सकता है और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं अभिजीत, प्रीति, मालती, साक्षी, इमरान, अनीक, सुमित्रा, निशांत, ज्योति, अहना, रहमत, सानिया, अभिनव, विष्णु, आशीष। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा।